नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो भर्ती निकली है, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका जो है ब्राउज़र मैंने निकाल लिया है। अब क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता ही है कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय क्या है। नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर बच्चे वहीं रहते हैं और वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, तो टीचर्स को उनका ध्यान भी रखना होता है। और केंद्रीय विद्यालय अपने इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल्स हैं, जो टोटल 1200-1300 स्कूल्स हैं और नवोदय विद्यालय लगभग 600 हैं। तो इसमें देखते हैं कि कितनी भर्तियां। और जो नवोदय विद्यालय में वो भी जिला स्तर पे हैं, लेकिन वो जनरली दूर दराज के इलाकों में होते हैं, लेकिन हाँ आसपास कोई तहसील ज़रूर होती है ज़्यादातर केसेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाली है चीज़ें। तो देखते हैं। देखिए, तो अभी देखो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट कमिश्नर की है केवीएस में। टोटल दिख रही है आपको 8 सीटें हैं इसमें। अनरिजर्व 5 हैं और इसी तरीके ओबीसी की 2 हैं, और इसे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस में एकेडमिक्स का, उसकी भी टोटल 9। और प्रिंसिपल केवीएस एनवीएस में दिया हुआ है टोटल 134 केवीएस में है और एनवीएस में 93 है। उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी की कितनी है, तो यहाँ पर चल के आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हैं वाइस प्रिंसिपल की, आप देख सकते हैं वाइस प्रिंसिपल में टोटल 58 वैकेंसीज हैं। और क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट केवीएस में क्या क्या कौन सी भर्ती है। देखिए, टोटल हिंदी में 124 है, इंग्लिश में 164, फिजिक्स 213, 204 केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में 80 है, बायोलॉजी 127, हिस्ट्री 75, ज्योग्राफी 73, इकोनॉमिक्स 129, कॉमर्स कॉमर्स में 96 है टोटल, कंप्यूटर साइंस में 176 है, और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में 4 है। वैसे आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कितनी सीट रिजर्व्ड हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप एलडी इनमें बिलोंग करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही नवोदय की भर्ती देख लेते हैं। नवोदय में हिंदी में देखो 127 है टोटल पोस्ट ग्रेजुएट। ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी जो होते हैं, जिनका पे लेवल लेवल 8 है, इनका बेसिक पे होता है 47,600। और देख लीजिए आप सभी की यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। आप पोज करके यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि आपको किस में कितनी भर्ती है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप देख सकते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इसी तरीके से आप जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में पीजीटीज है, एनवीएस में ये खाली भर्ती है। ठीक है। तो एनवीएस में ये भर्ती जैसे कि कुछ लैंग्वेज है, असमीज, गारो, तमिल, तेलुगु, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टीजीटीज में, टीजीटीज जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं जो जनरली किसको पढ़ाते हैं, 6 to 10th को जो पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए सीटेट आपके पास होना चाहिए। पीजीटीज के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है, आपको मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स और बीएड। और टीजीटीज के लिए ये सारी चीज़ें आपको सीटेट भी होना चाहिए, वो भी सेकेंड लेवल वाला। इसमें देख लीजिए आप सब्जेक्ट वाइज सारी भर्तियां देख सकते हैं। 529 भर्ती संस्कृत में है। आई थिंक संस्कृत वालों को तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर जो है उसकी भी काफ़ी भर्ती है केवीएस में, 493। ऐसे ही आप सब्जेक्ट वाइज इसमें देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी अच्छी खासी भर्ती है, 413 लोगों की भर्ती है। तो मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। लाइब्रेरियंस की भी अलग से भर्ती है। लाइब्रेरियंस टोटल 127 वैकेंसीज हैं। और टीजीटीज एनवीएस में भी आप सब्जेक्ट वाइज इसमें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी भर्ती देखने को मिल रही है। चूँकि एनवीएस के स्कूल्स कम हैं तो थोड़ी कम भर्ती आपको देखने को मिलेगी टीजीटीज में, जैसे कि 250 के आसपास सभी सब्जेक्ट में देखने को मिल रही है, और वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है। इसी तरीके से आप ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ में, तो वहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है कितनी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी भर्ती रहने वाली है। इसी तरीके से ये टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस, थर्ड लैंग्वेज एनवीएस में जो है अलग अलग टीजीटीज होते हैं अलग अलग लैंग्वेज के लिए, तो उसमें कितनी भर्ती है वो भी आप देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर केवीएस पहली से 5वीं क्लास के लिए, इसमें भी आपका सीटेट होना जरूरी है। इसमें कितनी भर्ती है वो आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की है
फिर पीआरटी की है, फिर पीआरटी म्यूजिक, म्यूजिक के लिए अलग से भर्ती होती है इसमें, तो पीआरटी म्यूजिक की भी भर्ती है। तो आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसी में आप। फिर है नॉन टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 टोटल, फाइनेंस ऑफिसर 5, असिस्टेंट इंजीनियर 2, इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74, जूनियर ट्रांसलेटर की देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 भर्ती है। उसी तरीके से सीनियर सेक्रेटरीट जो कि इसकी 21 भर्ती हैं। जूनियर सेक्रेटरीट ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, जैसे SSA हैं और JSA हैं, इनमें इनकी एलिजिबिलिटी भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन किस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टेनोग्राफर की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद नॉन टीचिंग NVS में JSA की भर्ती है, और जिसमें HQ RO कैडर की है, और JNB कैडर, यानी जो नवोदय में काम करेंगे, मॉडल स्कूल में काम करने वालों की है, और जो रीजनल लेवल मतलब जैसे जयपुर हो गया और पटना हो गया, वहाँ पर जो काम करेंगे उनके लिए अलग से भर्ती है। लेब अटेंडेंट की भर्ती है, और MTS की भर्ती है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसके लिए तो आपको बस 10 पास होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd होना चाहिए आपका, तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप एज ए प्रिंसिपल लेवल 12 या किसी राज्य में प्रिंसिपल लेवल से आप एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें और हैं। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर KVS के लिए भी वही चीज़ें हैं, मास्टर्स BEd होना चाहिए 50% के साथ, या BEd MAd होना चाहिए। उसके साथ ही क्या होना, उसी के साथ आप प्रिंसिपल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही सारी चीज़ें जो NVS के लिए हैं वही KVS के लिए भी हैं। प्रिंसिपल के लिए आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस जो मांगा है इन्होंने, या तो आप प्रिंसिपल पद पर ही कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाऊं, तो आप KVS NVS के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर KVS के लिए आपको वाइस प्रिंसिपल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और NVS में देखें अगर, तो NVS में वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल कब अप्लाई कर सकता है, जब उसको क्या हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। दोनों जगह 3-3 साल का वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप PGTs हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PGTs में अच्छा, इसमें NVS में कुछ अलग दिया है। NVS में आपको दिया है कि आपको टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें PGTs का और वाइस प्रिंसिपल का मिला के, और उसमें 3 साल कम से कम वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम 6 साल तक PGT होना चाहिए, 6 से 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ आपको वाइस प्रिंसिपल का भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें, या फिर अगर आप PGT से और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGTs को, जो कि लेक्चरर भी बोलते हैं इसको स्टेट्स में, उसको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, वाइस प्रिंसिपल कौन एलिजिबल है। वाइस प्रिंसिपल के लिए वही सारी मास्टर्स और बैचलर चाहिए होगी। उसके बाद एक्सपीरियंस हम देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा। एक्सपीरियंस अगर हम इसमें देखें तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें PGT का आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, या तो आप वाइस प्रिंसिपल के पद पर कहीं कार्य कर रहे हो, या फिर PGT हो, और PGT हो तो फिर आपको जो है 6 साल का PGT का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लेवल 10 है, लेवल 10 है, यानी कि अच्छा हमने लेवल डिस्कस नहीं किया। लेवल आप देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल है उनका लेवल 12 है, यानी उनका बेसिक पे है 78,800 से शुरू होकर 2,09,200 तक जाएगा। और इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता और सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो एटमोस्ट आपकी सैलरी लगभग ये लगभग 1,40,000 के आसपास बनने वाली है प्रिंसिपल की। और ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल की आपकी सैलरी बनने वाली है लगभग 1,10,000 ऐसे कुछ बनेगी, आप निकाल सकते हैं अभी DA वगैरह के साथ, वो हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही अगर हम PGTs का देखें तो PGTs का पता ही आपको क्या होना चाहिए, आपको आप जो है आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और आपके पास BEd होना चाहिए अगर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स 50% के साथ मास्टर्स किया हुआ आपने उस सब्जेक्ट से जिसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं। और सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो अगर इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से मास्टर किया होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपने ग्रेजुएशन यानी BSc या BA वगैरह में ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश का आपने 3 साल आपने पढ़ा हो, इसको एटलीस्ट आपको कंसर्न सब्जेक्ट को पढ़ा हो उसके अंदर। ऐसे ही PGT इंग्लिश NVS में बस इंग्लिश बोला है,
केवीएस में अलग है, एनवीएस में अलग है। इसमें बोल रहा है मास्टर्स डिग्री, इसमें पीजीटी में इसमें बोल रहा है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए, और केवीएस में बोल रहा है कि आपको वो चीज़ ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी में भी पढ़ा हो और फिर मास्टर्स तो आपने उसी सब्जेक्ट से किया हो। ठीक है, ऐसे ही पीजीटी फिजिक्स में आप देख लीजिए, पीजीटी फिजिक्स ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी मांगा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लिश में आप, इंग्लिश में सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एनवीएस वालों ने छूट दी है कि ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में देखें तो बाकी सब्जेक्ट केवीएस एनवीएस में सेम है। वही बोल रहा है कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन की मास्टर्स के साथ किया हो, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वो चीज़ पढ़ी होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, और इसके साथ कॉमर्स में आप एम कॉम डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस, ये जो डिग्री वाले हैं ये एलिजिबल नहीं होंगे। एम कॉम अगर आपने किया है इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, अगर ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तो ये इस स्पेसिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, नवोदय में भी है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस, और इसमें आपने मास्टर्स किया हो और वो चीज़ आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हो। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में किया हो या माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, ये किसी में भी आपने मास्टर्स किया तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि उन लोगों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है जिनको एक्सपीरियंस है टीजीटी का पढ़ाने का, तो यही चीज़ें हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो सबको नॉलेज होती है, और एक्सपीरियंस हो, अगर मान लो अगर आपको केवीएस और एनवीएस का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए फिर और भी अच्छा साबित हो सकता है। पीजीटीज में अगर आप देख सकते हैं, पीजीटीज में कंप्यूटर साइंस, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो हम सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटीज का हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें सारा मैं एलिजिबिलिटी आपको दिखा रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका पे स्केल, पीजीटीज का पे स्केल आपको पता ही है 47,600 से, इनकी इनिशियल सैलरी लगभग 80,000 बनती है, 75,000 के लगभग बनती है। और आपकी एज लिमिट जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 इसमें अपर एज लिमिट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या एमटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बीएड भी होना चाहिए, या फिर, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। ये किसका है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन का इसमें बता रहा है। तो आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के लिए कोई इसमें ये नहीं दिया गया है कि आप बाद में कर लेंगे, आपका बीएड होना ही चाहिए, और ये इसमें दिया गया है। और चीज़ अगर हम देखें, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल स्टूडेंट्स इन, इसमें आपका मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। डिज़ायरेबल है कि आपने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेला हो, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मतलब आपने पीजी किया हो, आपने वहाँ से मास्टर्स वगैरह किया हो उसी सब्जेक्ट में, तो वो सारे लोग, बीएड भी आपका होना चाहिए, एंड बोला है बीएड होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं टीजीटीज़ के। टीजीटीज़ में आप, या तो आपने 4 साल का जो कोर्स होता है एनसीटी रिकोगनाइज, जो कि 4 साल का कोर्स किया हो, उसमें बीएड कंपोनेंट भी होता है, या फिर आपने बेचलर किया हो 50% के साथ, और उसके साथ साथ बीएड भी किया हो 50% के साथ, या बीएड एमएड भी किया हो, तो बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन, अगर आपने देखो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली मेंशन्ड है, हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। 1 ईयर बीएड भी आपका चल जाएगा, अगर आपने 1 साल बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो वो भी आपका चल जाएगा। ग्रेजुएशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसी विद एटलीस्ट, ग्रेजुएशन किया हो सब्जेक्ट में और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का बीएड किया हो, वो भी चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन स्पेशलाइजेशन कंसर्ट सब्जेक्ट विद a minimum of 55% marks equivalent grade provided that the candidate has studied the subject mentioned in the note below at the graduation level and 3-year integrated B.Ed M.Ed from NCT University with at least 50% marks। ठीक है, तो ये केवीएस और एनवीएस की चीज़ें दी गई है यहाँ पे।
तो एनवीएस वालों ने ये वाली चीज़ नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं माना है। इसके अलावा इसमें जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उस सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं, और 55% मार्क्स आपके बने हो, और बीएड एमएड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो टीजीटी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हैं, उनके साथ साथ कंडीशंस भी हम देखने वाले हैं क्या क्या कंडीशंस है। क्वालिफाइड इन सेंट्रल सीटेट आपने किया हो पेपर 2, टीजीटी के लिए बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, और आप दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाने में माहिर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में भी आपको पढ़ाएं, अगर इंग्लिश में बोल दिया जाए तो भी आपको उसमें आना चाहिए। और मेरा एक दोस्त है, वो उनके साथ यही हुआ था कि वो इंटरव्यू तक चले गए लेकिन इंग्लिश में पढ़ाना नहीं आता था, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, तो ये तो कंप्यूटर नॉलेज और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें। अब देखते हैं हिंदी के लिए क्या चाहिए। The concerned subject mentioned above means the post-wise main elective subject and the combination of subjects if any are as under. Qualification क्या चाहिए? Studied Hindi as an elective main subject in at least 3 year. या तो 3 साल या 6 सेमेस्टर बोल सकते हो, अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम है तो वो 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए उसको हिंदी, तभी वो टीजीटी के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ है, 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। लैंग्वेज के लिए सभी के लिए वही चीज़ है, वही 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज कोई सा भी, संस्कृत दे रहे हो तो भी 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी उसमें देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए यहाँ पर, ये सारी जो एलिजिबिलिटी है किस किस के लिए है? सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये लैंग्वेज वाले इसके लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आप उस सब्जेक्ट में हैं तो आपका काम चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लिया तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब बाकी सब्जेक्ट का देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट में मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इनका देखते हैं कि क्या है। इनका तो फिक्स है, इनका इनमें इनको उनको बैचलर चाहिए होगा। आपने मास्टर्स किया होगा इस सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस के लिए वो तो सब ठीक है, 4 साल कोर्स किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो। अब उसमें ये देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, या फिर 1 साल का अगर बीएड स्पेशल भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एनवीएस में बोल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट 55% वाई प्लान ग्रेड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये कह रहा है कि अगर आपने मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो सब्जेक्ट से, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जो नीचे मेंशन किए गए हैं। अब नीचे क्या मेंशन है? ये तो वही दिया हुआ है कि सीटेट आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, जो कि बहुत मस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट तो क्या होना चाहिए। अब मैथ्स के लिए देखो बिल्कुल कंडीशन है, मैथ्स होना चाहिए आपका 3 साल। 3 साल मैथ होना चाहिए, 6 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए। फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर, यानी 1 साल तो आपने फिजिक्स पढ़ा हो, या तो 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो या 1 साल में पढ़ा हो। या फिर उसके बाद केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टेट्स, इन चारों में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल के लिए पढ़ा हो, ये एलिजिबिलिटी है। ये ऊपर की जो 3 चीजें हम देख रहे हैं, किसी का सीबीसीएस वाला अगर है तो वो भी एलिजिबल है, और बीएससी ऑनर्स किया हो किसी ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना, आप बाद में जाके आपको रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री से तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं टीजीटी साइंस की क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें भी क्या, द कैंडिडेट है स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years। 3 साल तक इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट दे दिए, बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इन चारों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एट लिस्ट 1 year और 2 सेमेस्टर। ये आपने मेन सब्जेक्ट आपका, मान लो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आपका सब्सिडी सब्जेक्ट 1 1 साल तक या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए। अगर आपने मेन सब्जेक्ट आपका बॉटनी है तो 1 साल तक आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो और 1 साल तक क्या पढ़ा हो, जूलॉजी पढ़ा हो। किसी भी साल में पढ़ सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे 1 साल का होना चाहिए। ऐसे ही जूलॉजी अगर आपने लिया है तो उसके साथ साथ केमिस्ट्री या बॉटनी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए और 2 जो पेपर है वो आपने 1 1 साल कम से कम पढ़े होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि फिजिक्स वाले कहाँ जाए। फिजिक्स वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं मुझे दिख रहा है टीजीटीज में। न तो वो साइंस में अप्लाई कर सकते हैं और ना ही वो मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ मास्टर्स करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं
और वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल दोनों ही सब्जेक्ट के लिए नहीं है। सोशल साइंस में कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 years। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो है 3 साल तक के लिए ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से करके बता दे रहा हूं। आपका 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लेवल, 4 सब्जेक्ट आपको दिए हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उनमें से एक एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इको से किया है और पोल साइंस से कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी होना ही चाहिए, और वो भी 3 साल तक। ठीक है, 4 साल का कोर्स किया है तो भी ठीक है, इलेक्टिव 3 साल तक तो पढ़ा होना चाहिए। फॉर एटलीस्ट 1 year एनी 2 semester द कैंडिडेट हु स्टडी अंडर, वो भी सीबीएसई वाले भी एलिजिबल हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 years, 6 semester in graduation, 4 years integrated degree course as an elective main subject and the second subject for at least 1 year। मतलब एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट 1 साल भी पढ़ा हो तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आपने हिस्ट्री 3 साल तक पढ़ा है तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप 1 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी 3 साल तक पढ़ा है तो इन ज्योग्राफी के अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो आपने 1 साल तक पढ़े होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है इनमें तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, बस हम बीएड वाला कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं कि बीएड आपको किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में वही आपने या तो आपने बीसीए किया हो, या आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हो आईटी से, या आपने बीटेक किया हो या बीई किया हो। सेकंड क्या है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2, और बैचलर डिग्री होना चाहिए एजुकेशन में। तो देखो बीएड मांग लिया यहाँ पर भी। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी ये कोर्सेज करते हैं वो जनरली बीएड के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड मांगा है तो बीएड आपको कंपलसरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एंड में जाके आपको निकाल दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली निकाल दिया जाएगा। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर जनरली क्या होता है कि कुछ जगह पे मेंशन किया जाता है कि आपको टाइम जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके 2 साल में आपको बीएड, या 3 साल में 4 साल में आपको बीएड कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है कि आपका बीएड होना ही चाहिए। तो बीएड वाले ही अप्लाई करें, बाकी लोग पहले अपना बीएड कंप्लीट करें उसके बाद अप्लाई करें। फिर ऐसे ही म्यूजिक के लिए तो म्यूजिक वालों को पता है कि उनका बैचलर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें, और उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए भी इन्होंने बीएड मांगा है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। तो टीजीटी म्यूजिक वालों का भी बीएड होना ज़रूरी है। उसके बाद आर्ट में देखिए बीएड डिग्री, इसमें भी आर्ट वालों का भी बीएड मांगा है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन इन केवीएस एंड टीजीटी आर्ट इन एनवीएस। आपका बीएड बिल्कुल मांगा ही है, इसमें बीएड आपका होना चाहिए। फिर है डिजिटल फिजिकल एजुकेशन में आपके फिजिकल एजुकेशन की आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई भी डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। और उसके साथ साथ बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन इलेक्ट्रिक, इसमें बीएड वाला कंपोनेंट नहीं है, बीएड आपका ज़रूरी नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीईटी जो टीचर हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर आ जाते हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का भी है इसमें, तो इसमें भी वही ग्रेजुएशन मांगा है। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, ये एनवीएस का था और आई थिंक ये केवीएस का है। तो केवीएस का अलग है थोड़ा, आप देख लीजिएगा इसको। वही है, ग्रेजुएशन मांगा है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के टीचर के लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से आपका कुछ ना हो, और बीएड भी होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। लाइब्रेरियन के लिए आपका, या लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज और सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग अलग सारी डिग्रियां हैं, मुझे भी इस बारे में कौन कौन सी डिग्रियां होती है, लेकिन जनरली बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है वो आपका होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपका बीएड ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। बीएड जनरल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में करा होना चाहिए। ठीक है, या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये पीजीपीडी करके कोर्स होता है, ये होना चाहिए।
या फिर पीजीपीसी करके कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आपने बीएड जनरल किया है। नहीं, बीएड स्पेशल एजुकेशन, यहाँ तो बीएड स्पेशल एजुकेशन बोला है, ठीक है। या फिर तो इसमें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस देख लीजिएगा यहाँ पर कि क्या क्या आप आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। उसके बाद प्राइमरी टीचर्स में आ जाते हैं, तो उसमें तो आपको पता है आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट होना चाहिए फर्स्ट लेवल का, और उसके साथ साथ आपका ट्वेल्थ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्वेल्थ वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। सेकंड क्या है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक वाला डिस्कस कर रहे हैं, पीआरटी म्यूजिक, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, और इसमें बीएड का कंपोनेंट जरूरी नहीं। ये अच्छी बात है, यहाँ पे बीएड उन्होंने नहीं मांगा है। अगर आपने आपने सिर्फ बैचलर भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपका ट्वेल्थ होना चाहिए, ठीक है। ट्वेल्थ आपका 50% साथ के साथ होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, और ज़्यादा कुछ दीजिए। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, बाकी आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब 3 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए वही सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% के साथ, और उसके साथ साथ 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, जिसको किसी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बीएसटीसी होता है राजस्थान में, ऐसे डीएलएड होता है जनरली। तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का, ट्वेल्थ पास, और या फिर बीएलएड होता है 4 साल का, ये हो तो भी एलिजिबल है आप, ठीक है। या फिर 2 साल का आपके पास 2 साल आपका 2 साल का डिप्लोमा हो एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आपने किया है डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ट्वेल्थ क्लास के बाद आपने किया है। क्वालिफाइड इन सीटेट होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, प्रोफेंसी होनी चाहिए पढ़ाने में। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए क्या है, ट्वेल्थ पास होना चाहिए 50% के साथ, और आपका डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का, या फिर डिप्लोमा तो 1 साल का भी यहाँ पर काम कर रही, उधर नहीं कर रही थी। अ, तो ये प्राइमरी टीचर का है, तो प्राइमरी टीचर के लिए थोड़ी अलग, या फिर आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, और तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आपने इस तरह का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या फिर की डिग्री वगैरह की हुई है कि नहीं। बाकी चीज़ें जो नॉन टेक्निकल है वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जनरली इनके कैंडिडेट कम होते हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो फाइनेंशियल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट एजेंट, जनरल इनमें बैचलर मांगा जाता है। एसएसए और जेएसए में बैचलर होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या मांगा है, एसएसए के लिए आपको जेएसए का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 3 साल का। लेवल 2 में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। ये किसका है, ये एनवीएस का होगा आई थिंक, दोनों के लिए आई थिंक, ये दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर और सारी चीज़ें ये जूनियर जेएसए के लिए क्या क्या चाहिए, आपके क्लास 12 पास होना चाहिए, आपकी स्पीड, टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इस तरीके से। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आप देख लीजिएगा। लेब अटेंडेंट के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, और ट्वेल्थ या तो आपके पास 10th पास और डिप्लोमा हो लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर 12th पास हो साइंस स्ट्रीम के साथ, दोनों ही चीज़ें काम कर जाएंगी। एमटीएस के लिए आपका क्लास 10th पास होना ज़रूरी है बस। अब और चीज़ें क्या है, आपको कितनी छूट मिल रही है, जैसे कि आपने देखा था कि टीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 साल है, ऐसे ही पीजीटी के लिए 40 साल है, और बाकी भी उनमें वैसा तो कुछ मेंशन नहीं है। और इसके लिए ऐसे ही आपका टीजीटी की 30 साल, टीजीटी की मैक्सिमम एज आई थिंक 30 साल है। एक बार फिर से देख लेते हैं टीजीटी का क्या है। 30 साल, 30 साल तक आपका मैक्सिमम हो सकता है। 30 साल से ज़्यादा आप अगर हो गए हैं तो आप ओवर एज हैं, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि किसको कितनी छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है। सारी जो वुमेन्स है उनको 10 साल की छूट है, मतलब जितना उसमें दिया हुआ है उसमें आप 10 और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एससी एसटी वाले 5 और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और एनवीएस वालों के लिए 5 साल की छूट है, और केवीएस एनवीएस एनवीएस वालों के लिए एनवीएस में 5 साल की है, और केवीएस वालों के लिए 5 साल की, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 8 साल की है, और एससी एसटी वालों के लिए 10 साल की छूट है इसमें, ठीक है। और एनवीएस में तो सभी को 5 साल की है। कोई भी कैंडिडेट उसने 3 साल तक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो,
प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और एलाइड कैडर, मतलब उनका कैडर सेम होना चाहिए, तो आपको एज में ये छूट मिल जाएगी 5 साल, 8 साल और 10 साल। आपको उसके लिए सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप काम कर रहे हैं। और अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनको SC ST वालों को 15 साल, OBC को 13 साल और जनरल को 10 साल की छूट है। तो लेकिन आपका PWBD होना चाहिए, मतलब आप समझ गए होंगे। और देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। MTS के लिए एक्स सर्विसमैन का भी दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप ए यानी प्रिंसिपल और कमिश्नर वगैरह जो है, वाइस प्रिंसिपल, ये सब ग्रुप ए में आते हैं। तो इनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है, जनरल के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल की छूट है। ग्रुप बी और सी के लिए वही सारी 3 साल, 6 साल और 8 साल की छूट है। फॉर NVS के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग खुद इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम हम इसमें नहीं देंगे, हम बाकी मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग डेट, मतलब 4 दिसंबर 2025 के पहले तक आप ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अभी आज से ही फॉर्म जो है, अभी आज कितनी, आज 14 नवंबर है, आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गए और लास्ट डेट है 4 दिसंबर, यानी 20 दिन का टाइम है आपके पास। तो जल्दी से आप अप्लाई कर लें अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। OBC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और OBC का सर्टिफिकेट क्या दिया हुआ है इसमें, OBC NCL में होना चाहिए, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से, आपकी फैमिली, आपके पिताजी की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और वो सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी बिटवीन 1/1/2025 टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1/1/2025 से, और ये आप जरूर काम करवा लें। अगर कोई बंदा OBC से अप्लाई कर रहा है तो जरूर इसका ध्यान दें। OBC वाले अभी जस्ट, जैसे अभी 20 दिन का टाइम है, तो इसमें अपना एक OBC सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर SC ST वालों का तो आपको पता ही है कि उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC में कौन आएगा, जिनका 8 लाख